Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our channel Commerce Classes. हमारी लेक्चर सीरीज में आज का लेक्चर है थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो आपका बेस बनेगा हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमने आगे जाके बनाने हैं, जो हमने P&L अकाउंट बनाना है, जर्नल, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, उसमें जो बेस यूज़ होगा, ठीक है ना, जो बेस है वो आज हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, पहले सबसे क्लियर ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ। देखो, अगर हम कोई गेम खेलते हैं, मान लो हम कोई गेम खेल रहे हैं आपस में, घर में या कॉलेज में, स्कूल में हम गेम प्ले करते हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हम क्या कहते हैं, पहले उसके रूल बता देते हैं कि हमें ये रूल पता होना चाहिए। जो भी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, मान लो हम 5 फ्रेंड्स एक गेम खेल रहे हैं, तो हम पाँचों फ्रेंड्स को उस गेम का पता होना चाहिए कि ये गेम के ये रूल्स हैं। ठीक है ना, कल को ये फ्रेंड ये ना बोले कि इसके रूल ये थे, मैंने ये सोच के आया था, आपने ये सोचा, तो क्या करते हैं हम, वो उस गेम के रूल सभी को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, वही आज का हमारे टॉपिक जैसा है। ठीक है, चलो। थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कि देखो, जो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ ऐड करनी है, कितनी सैलरी ऐड करनी है, सैलरी नहीं करनी है, एसेट को आज 10 साल आज ख़रीदा उसकी वैल्यू डालनी है कि 10 साल पहले की वैल्यू डालनी है कि फ्यूचर की वैल्यू डालनी है। आपने स्कूटी ख़रीदी, ठीक है ना, स्कूटी आपने 5 साल पहले ख़रीदी थी, आप भी आज भी उसे यूज़ कर रहे हो, तो आज जो इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, तो आप आज जो स्कूटी की वैल्यू वो 5 साल पहले जब आपने ख़रीदी थी वो वाली वैल्यू डालनी है। जो आज अगर मान लो आप स्कूटी बेचने जाओगे वो कितने की बिकेगी वो वाली वैल्यू डालनी है। ये सारे जो होते हैं कि कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं, ये रूल्स पे डिपेंड करता है कि हम कैसे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई रीज़न होगा कि हमने कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं। वो हमारा आज का थियरी बेस है। देखो, अकाउंटिंग इज़ डन ऑन द बेस, जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो कुछ रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल के बेसिस पे होती है। ठीक है ना, गेम प्ले करते हैं, सिमिलर वही आ गया। उस रूल्स और प्रिंसिपल्स को क्या बोलते हैं, जनरली ये क्या एक एब्रीविएशन है, गैप बोल देते हैं हम इसे। गैप की फुल फॉर्म क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये क्या है, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना जो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग में जो करते हैं लोग, एक्सेप्ट किए हुए हैं कि हाँ ये तरीका ठीक है, ये रूल्स जैसे हम गेम के रूल करते हैं ना कि ये ठीक है, अभी हम 5 प्लेयर्स को ये रूल्स ठीक लगे, हमने ये रूल सेट कर लिया, अब जब भी हम गेम खेलेंगे ये वाले रूल्स के अकॉर्डिंगली खेलेंगे। उसी तरीके से अकाउंटिंग के रूल्स की या प्रिंसिपल्स को क्या नाम दिया गया है, गैप। ये क्या मैन मेड प्रिंसिपल्स हैं, नाम क्या है, इसे पूरा क्या बोलेंगे हम, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, आज हम इसको, ये जो प्रिंसिपल है इसको कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस के तरीके से डिवाइड किया होगा। आज हम करने वाले हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस हम फिर बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, पहले हम करने जा रहे हैं 3 कॉन्सेप्ट है इसके, या अज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि ऐसा होगा। ठीक है ना, अगर हमने आगे इसको अकाउंटिंग करनी है, इतने रिकॉर्ड्स, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, MNCs हैं, जो मान लो अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन तो US की कंपनी है ना, लेकिन वो कितने अलग अलग कंट्रीज़ में अपना काम कर रही है, तो कैसे रिकॉर्ड्स बनाए कि US में भी ठीक रहे उनको, US वाले क्लाइंट्स, इंडिया वाले क्लाइंट, चाइना, US, जापान, रशिया वाले सभी क्लाइंट्स के लिए वो सही हो। तो वो किसके बेस पे होते हैं, कुछ अजम्पशंस के बेस पे, कुछ प्रिंसिपल्स के बेस पे। ठीक है, पहला अजम्पशन हमारा क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न को अगर मैं हिंदी में समझाना चाहूँ तो सिंपल इसका मतलब है कि चलता रहेगा। देखो, आज मैंने बिज़नेस शुरू किया, चलो आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो, क्या सोच के करते हो कि 1-2 साल ही चलेगा बिज़नेस, नहीं ना, ये सोच के करते हैं कि कोई भी काम, मान लो बिज़नेस शुरू किया है, मैं आज शुरू कर रहा हूँ, मेरा बिज़नेस आज छोटे लेवल से शुरू किया है, कल को और ग्रो करेगा, मैंने सालों साल चलाना है, चलता रहेगा। टाटा से रिलायंस है जो कंपनी कितने सालों से चलती आ रही है। ठीक है ना, उन्होंने आज जब शुरू किया था उन्होंने ये सोच के किया था ना कि हाँ भी मैंने अपना बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है, ये तो नहीं कि चलो भी आज 1-2 साल चलाते हैं उसके बाद बंद कर देंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हम बिज़नेस शुरुआत करते हैं, कोई बिज़नेस, कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, ये सोच के ही करते हैं कि हमारा बिज़नेस, हमारी जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म, यानी कि लाइफ, मतलब उसकी कोई एंडिंग नहीं है, वो चलती ही रहेगी। ठीक है, क्या आ गया, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये क्या लिखा है इसका मतलब, दैट द एंटिटी विल ऑपरेट फॉर एन इनडेफिनेटली लॉन्ग टर्म पीरियड। कोई पता नहीं है कि 1 साल, 2 साल, 10 साल, पर यह है कि हाँ इनडेफिनेटली एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती, आज ख़त्म हो जाए 10 साल बाद, 2 साल बाद, पर ये सोच, आज क्या सोचा है कि हाँ भी ये बिज़नेस चलता रहेगा। दुकान खोलते हो, दुकान क्या सोच के खोली किसी ने कि हाँ भी मैंने आज दुकान खोली है, आज छोटे 10 लाख से शुरू किया, 50 लाख करोड़ अपना और मिलियन तक इसको लेके जाना मैंने। ठीक है जी, चलो। अब अगर ये हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट या ये अजम्पशन लेके जाने का इफ़ेक्ट क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब क्या है। ठीक है जी,
इसका मतलब ये कि हमारा फोकस क्या हो जाता है, एम्फोसिस ऑन, या फोकस जैसे बोल सकते हैं, इस वर्ड का मतलब होता है फोकस किस पे करते हैं हम। जब मैंने ये चलो पहले पॉइंट पढ़ते हैं। एम्फोसिस ऑन यूज़ वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि मैंने अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीदी, तो अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही हूँ तो मेरा फोकस क्या होगा कि हाँ भी मान लो मैंने एक मशीन खरीदी है, तो मेरा पर्पज़ ये होगा कि हाँ भी आज मैंने मशीन खरीदी है, ये मशीन कितने साल तक चल सकती है, ये मशीन मेरे को कितने साल प्रॉफिट देगी, मतलब इस मशीन को यूज़ करके मैं कौन कौन से और कैसे वाले प्रोडक्ट बना सकता हूँ। ठीक है, ये मशीन 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, ये आपका फोकस किस पे है कि उसकी यूज़ वैल्यू पे, वो एसेट आपके कितने काम आ रही है। ठीक है ना, अगर ये फोकस मान लो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आपका फोकस क्या होना था कि हाँ भी आज मैंने ये 10 लाख की कार ली है, चलो 10 लाख की कोई एसेट खरीदी है, कल को इसको अगर मैं महीने बाद इसको बेचूंगा तो मुझे 1 लाख प्रॉफिट होगा। तो आपका फोकस कहाँ पे आ गया, आप बिजनेस का बोलते हो या अपने चले गए प्रॉफिट कमाने की तरफ, लेकिन अपना बेचने की तरफ। हाँ भी आज खरीदी एसेट, कल को इसको बेचूंगा कितना पैसा मिलेगा। लेकिन ये अगर जब ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं ना, आपका मतलब आपकी सोच क्या है कि मैंने एसेट खरीदी है, मैंने एसेट को यूज़ करना है, उसे मैं यूज़ करूँगा। अगर मैंने आज 10 लाख की एसेट खरीदी है, ठीक है ना, 10 लाख रुपए उस एसेट खरीदने पे लगा दिए, इस एसेट को यूज़ करके मैं सामान बनाऊंगा, गुड्स को बेचूंगा और मुझे 15 लाख का प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, आप एसेट बेचने के बारे में नहीं सोच रहे हो, आपका एक एसेट यूज़ कितना कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, और उस एसेट को यूज़ करके आपको कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये फोकस हुआ कि आपकी मेंटेलिटी चेंज हो गई। देन आ गया कॉस्ट स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। जब आपको पता है, देखो हमने एक इधर बताया ना कि गोइंग कंसर्न में हम ये अज्यूम या सोच कर चलते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट तो बता ही नहीं ना सकते। एक क्या पता 1 साल में बंद ही हो जाए, चले ही ना जो मैं प्रोडक्ट लेके आई हूँ, क्या पता 10 साल तक, क्या पता चलता ही जाए। ठीक है ना, सो हम क्या करते हैं, मैंने ये एसेट खरीदी, इतना तो हमें पता चल जाता है ना कि ये कार 10-15 साल चल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, मान लो ये जो मैंने एसेट खरीदी, जब मैंने एसेट खरीदी इतना तो पता ही है कि हाँ भी एसेट 10 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी, तो मैंने क्या किया, उस 10 लाख की अमाउंट को 10 सालों में डिवाइड कर दिया। 10 लाख को 10 सालों में डिवाइड कर दिया, हर साल कितना आया मेरा, 1 लाख रुपया। वो 1 लाख को मैं हर साल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालती जाऊँगी। वो बताऊँगी आपको कैसे चार्ज करते हैं। तो हमने क्या करना कि 1-1 लाख रुपया, क्योंकि 10 साल बाद देखो एसेट एक खरीदी, 10 लाख की खरीदी, वो कितनी देर चल सकती है एसेट, सिर्फ 10 साल, यानी कि 10 साल के बाद मुझे फिर से नई एसेट लेनी पड़ेगी। अब उस टाइम एक साथ तो पैसा आएगा नहीं, कहाँ से करेंगे, हम आज से ही शुरू कर देंगे अपना, तो उस 10 लाख के लिए तैयारी पर आज से शुरू कर देंगे कि हाँ भी वो 10 साल बाद जब मुझे पैसा चाहिए नई एसेट खरीदने के लिए, उसकी तैयारी आज से शुरू की। तो मैंने क्या किया, देखा कि अजय 10 लाख की एसेट है, डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स 1 लाख, हर साल मैं 1-1 लाख रुपया निकालना शुरू कर दूंगी। ठीक है जी, सो ये आ गया फर्स्ट हमने किया। देन किया कॉस्ट स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ ईयर, हर साल हम 1-1 लाख रुपया निकालते जाएंगे और 10 साल तक हमारा क्या आएगा, 10 लाख रुपया साइड पे निकल जाएगा। क्लियर, चलो 2 पॉइंट हुए। थर्ड पॉइंट आ गया फ्लक्चुएशंस मतलब ऊपर नीचे होना, सामान के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, कभी 10, जैसे अभी गोल्ड का प्राइस बहुत ऊपर नीचे कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट प्राइस आर इग्नोर्ड। देखो मार्केट में तो डेली चीज़ का प्राइस कम ऊपर नीचे होता रहता है। अब आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो, सिंपल मैं आपको बोलूँ कि आपने ना होमवर्क करना है, कल बोल दूँ कि कल इतने पेज लिखने हैं, आज ऐसे करो, जैसे चलो आपकी अटेंडेंस मार्क होती है, कभी मैं फर्स्ट रोल नंबर पे किसी स्टूडेंट को रख दूँ, आज मैंने फर्स्ट पे मान लो मिस्टर एक्स को रखा, फर्स्ट रोल नंबर मिस्टर एक्स को, कल मैंने सेकंड रोल नंबर पे मिस्टर एक्स को रख दिया, ये तो कन्फ्यूज़न रहेगी ना, यानी कि ये फ्लक्चुएशन सही नहीं है। फ्लक्चुएशंस होती रहेगी तो हम रिकॉर्ड कैसे बना पाएंगे, तो इसीलिए क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फ्लक्चुएशंस हमारी मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस हो रही है ना, किस पे होती है, प्राइस में, मार्केट प्राइस पे। आज किसी चीज़ का प्राइस 10 रुपया, कल 11 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ऊपर नीचे दोनों चलता है। तो हम क्या करते हैं, हम मार्केट प्राइस को बुक्स और जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं उसमें जो भी एसेट हम खरीदते हैं उसको मार्केट वैल्यू इग्नोर करते हैं। मैंने आपको एसेट उसका एग्जांपल दिया था ना, आपने एक्टिवा खरीदी, तो अगर मैं पहले आपको क्वेश्चन था भी मैं उसका आंसर दे रही हूँ कि अगर आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपनी एक्टिवा की वैल्यू, आपने 5 साल पहले खरीदी थी एक्टिवा 1 लाख रुपए की, तो आज चाहे उसकी वैल्यू 2 लाख होगी हो, चाहे 90,000 हो, चाहे 50,000 होगी, पर उस एक्टिवा को आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितनी वैल्यू पे शो करना है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या था उसका जब आपने खरीदी, 1 लाख रुपया, तो जितने साल तक एक्टिवा आपके पास है आपने उसकी 1 लाख वैल्यू ही शो करी जानी है। ठीक है जी, हमने मार्केट प्राइस ध्यान नहीं देना। मार्केट प्राइस हो सकता है 1 लाख की जगह 90,000 हो गया, 50,000 हो चुका हो। ठीक है, एक्सेप्ट लैंड मोस्टली वैल्यूज़ कम ही होती हैं। ठीक है जी, चलो होप कि आपने इतना समझ आ चुका होगा।
देन आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक। हमने क्या देखा, बिजनेस क्या है, चलता जाना है, रुकना नहीं है। बिजनेस एक साल गया, दूसरा साल आ गया, तीसरा साल, चौथा साल, नेक्स्ट ईयर, ठीक है जी। इसी तरह से हमारा कॉन्सेप्ट ओरिजिन हुआ, निकल के आया क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक वही रहा, सिर्फ यह है कि ये हो गया कि पिछला साल जो एंड हो रहा है दिसंबर में, हमारा साल वैसे एंड कब होता है, मैंने आपको बताया था। हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल ईयर कब तक चलते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। यानी कि 31 मार्च को जो भी मेरे पास स्टॉक पड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, उस साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक। और नेक्स्ट जो 1 अप्रैल आएगी तो वो ये स्टॉक हम क्या करेंगे, इस नए साल में ले जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि हम कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, गोइंग कंसर्न। अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता तो हमने ये सामान को क्या करना था, देखना था कि ये कितने में हम बेच सकते हैं, कम सस्ते, जितना भी जल्दी हो ना, हमें ये सामान बेचना है, सामान बेच देना था। लेकिन ऐसा नहीं है, हम अब बिज़नेस तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, पिछले साल मेरा कोई सामान नहीं बिका तो कोई बात नहीं, अगले साल मैं उसे बेच दूँगी या यूज़ कर लूँगी, ठीक है जी। ये आज हमने एक कॉन्सेप्ट किया, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कन्वेंशन, या बोल सकते हो कॉन्सेप्ट या अजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर हिंदी में बोलूँ, लगातार बोल सकते हो, या कहते हैं ना कि कंसिस्टेंस रहो अपने जो भी आप काम करते हो, लगातार करो, रेगुलर बेसिस पे करो। देखो भी, अभी मान लो अपना गेम का एग्जांपल मैंने दिया था, अगर मैं गेम के रूल्स, हम जो फ्रेंड्स हैं 5, रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहें, ऐसा नहीं ना हो सकता। क्योंकि अगर रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो कन्फ्यूजन होती रहेगी हमें, कल ये रूल था, आज ये रूल हो गया, परसों फिर ये रूल हो गया, वो नहीं चलना चाहिए। इसमें क्या होता है, ये कन्वेंशन हमें क्या बोलता है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, अनचेंजिंग यानी कभी चेंज नहीं होना, या लेस फ्रीक्वेंट यानी कि चेंज करो पर कम, रेगुलर बेसिस पे चेंज नहीं करो कि आज कल, रेगुलर नहीं, कभी कभी जब ज़रूरत पड़ेगी, हाँ भी अब तो चेंज करना ही पड़ेगा, अभी रूल्स बहुत पुराने हो चुके हैं, अब हमें चेंज करना पड़ेगा, जैसे आज की सिचुएशन है उस अकॉर्डिंगली ये रूल पुराने वाले ठीक नहीं है। सो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है, या तो चेंज ना करो या लेस फ्रीक्वेंट चेंजेस इन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। हमारे कॉलेज की या हमारे अपना बिजनेस की ये पॉलिसी है, रूल है, मान लो, ठीक है ना, हमारे कॉलेज का एक रूल है कि या चलो बिज़नेस का ले लो, बिज़नेस का एक रूल है, ये लगातार हमने 5 साल हो गए वही रूल यूज़ कर रहे हैं। पर अब जैसे सिचुएशन आ गई, कोविड आ गया, चलो हाँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोविड का। कोविड में हमें ऑप्शन दिया गया ना कि आप घर बैठे ही काम करो, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन आया। पहले तो ये पॉलिसी नहीं थी, लेकिन कोविड के दौरान देखा गया कि ये पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, तो उन्होंने उसको चेंज किया। कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि चेंज कम करो, पर अगर जब ज़रूरत पड़े तो ज़रूर करो, ठीक है। सो ये दोनों की क्या, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी यानी कि बोल सकते हो टफ हार्ड चेंज जो इजीली चेंज नहीं होता, और फ्लेक्सिबिलिटी जो इजी चेंज हो जाए। यानी कि नॉर्मली तो आप चेंज ना करो, लेकिन जब चेंज की ज़रूरत पड़े तो जल्दी चेंज लेके आओ, ठीक है। ये कभी आपका प्रिंसिपल यूज़ होता है, देखो कि हम मान लो हमारे बिजनेस की एक पॉलिसी है उधार देने की पॉलिसी, कि हम 15 दिन का उधार देते हैं, सिर्फ क्रेडिट देते हैं, लेकिन सिर्फ 15 दिनों का। लेकिन अगर लगे कि हमें क्रेडिट की पॉलिसी बंद करनी है तो बंद भी कर सकते हैं, अगर लगता है कि 1 महीने तक क्रेडिट देना है तो वो भी कर सकते हैं। पर क्या है कि जो भी चेंज आप लेके आए हो, मान लो मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बात करी थी आपसे, क्लोजिंग स्टॉक है, मेरे पास 10 यूनिट पड़े हुए हैं, कोई भी सामान के 10 यूनिट पड़े हुए हैं, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये प्राइस कैसे डिसाइड होता है, ये आप आगे पढ़ोगे। जो जिस तरीके से डिसाइड करते हैं ना, वो प्रिंसिपल क्या रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी का कहती है सिमिलर रहना चाहिए। अगर मैं एक साल ऐसे तरीके से पैसा इसका लगा रही हूँ, हर साल वैसा ही, अगर किसी साल मुझे चेंज करना है तो करो, रीज़न बताओ लोगों को, जो हमारे यूज़र्स हैं उनको फुट नोट पे शो करो कि इस साल हमने ये पॉलिसी में या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डिटरमाइन करने में चेंजेस किए हैं, इसका रीज़न ये सारा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है ना, समझ आ गया। देन आ गया हमारी थर्ड कॉन्सेप्ट आ गया एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि देखो हमारे अपने आपको बताया ना कि हम फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि 1 साल का रिकॉर्ड्स बनाने हैं, 1 साल के लिए 1 साल में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। सो 1 साल के दौरान, 1 साल कौन सा आ गया, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है जी। उस 1 साल के दौरान मुझे कितना रेवेन्यू आया, कितनी यानी इनकम आई, कितना मेरे एक्सपेंसिव, जो एक्सपेंसेस उस साल से रिलेटेड हैं सिर्फ वही ऐड करने, जो उस साल से रिलेटेड नहीं है उनको ऐड नहीं करना। अभी देखो, अब मेरी एक बात सुनो, ये देखो कि मैंने आप एग्जांपल देती हूँ, सेल की 10,000 की, चलो ज़्यादा नहीं लेके जाते, 10,000 का सामान मैंने बेचा, लेकिन मुझे अभी कस्टमर ने 5,000 दे दिए। 5,000 कैसे किए, क्रेडिट पे, क्रेडिट
एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है कैश, एक होता है एक्रूअल, हम क्या कर रहे हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक होता है कैश कॉन्सेप्ट। कैश कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप अपने बुक्स में सिर्फ उतना ही सामान डालो। मुझे कैश में कितना पैसा आया, सामान मैंने 10,000 का बेच दिया, उस पर्सन ने क्या किया, अभी इस साल मुझे 31 मार्च तक मुझे 5,000 दे दिए, बाकी बोला कि मैं आपको जून में दूंगा, जो 31 मार्च के बाद जो जून आएगी। लेकिन जब मैं 31 मार्च तक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही हूँ, कैश कितना आया मेरे पास, सिर्फ 5,000। कैश कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपके पास जितना कैश आया या जितना कैश आपने दिया आप सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड करो, ठीक है। लेकिन हम कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपने, मुझे राइट मिल गया ना, सामान तो मैंने 10,000 का बेच दिया ना, आज नहीं है लेकिन कल तो मेरे को 10,000 मिलना ही है ना। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको जितना पैसा आपने कमा लिया, मैंने अभी मान लो जॉब सैलरी पढ़ा रही हूँ, टीचर हूँ, ट्यूशन टीचर हूँ, कैसे भी हूँ, अगर मैंने क्या मान लो सैलरी कर अपना काम कर लिया, 1 महीने की जॉब कर ली, काम कर लिया, सैलरी अभी नहीं आई, लेकिन मेरा राइट तो बन गया ना कि हाँ भी अब मैं राइट है मेरा कि मैं सैलरी लेनी है, तो मुझे इसकी एंट्री डालनी है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंगली हम कितने की अमाउंट डालेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 10,000 की। वही अगर कैश कॉन्सेप्ट होगा तो सिर्फ 5,000 की। सो इधर आओ, क्या लिखा है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रेवेन्यू को हम कब रिकॉर्ड करें, जब व्हेन अर्नड द राइट टू रिसीव। मुझे राइट टू रिसीव कब होगा, मैंने आपको 10,000 का सामान दे दिया, आपने पैसे मुझे अभी पूरे नहीं दिए, पर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10,000 ही डालूंगी, ठीक है। ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग, ये तो हमने रेवेन्यू की बात की। उसी तरह से देखो, मान लो कि मेरा हमारे जो बिल्डिंग है, हमारा ऑफिस है, उसके रेंट देना है। ऑफिस की जो बिल्डिंग है ना, वो रेंट पे ली हुई है हमने, तो वो रेंट देना है। रेंट अभी मैंने दिया नहीं है, रेंट है इसी साल का लेकिन अभी मैंने दिया नहीं है, तो वो क्या कहेगा कि ये मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं एंट्री डालनी है, कितनी की, पूरी अमाउंट की, क्योंकि चाहे मैं नहीं दिया लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बन गई ना, देने वाला तो बन गया ना मुझे काम, किसी को पैसे। सो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आपने राइट आपको मिल गया कि आपको ये चीज़ या पैसे आने वाले हैं, या आपकी एक लाइबिलिटी बन गई कि आपको रेंट अपने घर यूज़ कर लिया, ऑफिस यूज़ कर लिया, पैसे देने वाले बन गया, तो आपको जब दिए वो तब नहीं, लेकिन जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी क्रिएट होगी तब आपको उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल देनी है। क्लियर। आज हमने 3 कॉन्सेप्ट किए, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आई होप कि आपको इतना लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।